everyone. Today our next lecture is on Simon Commission and the Nehru Report. हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कैसे हमारी भगत सिंह और ये सब जो हमारे रेवोल्यूशनरीज हैं वो पंजाब वाले एरिया में एंटी साइमन कमीशन के दौरान हुए जो लाठी चार्ज हैं और उसमें लाला लाजपत राय जी जो हैं वो घायल हुए और बाद में मर गए वो नेचुरली, तो उन सब से वो इन्फ्लुएंस हुए थे और उन्होंने रेवोल्यूशनरी गतिविधियों को फिर से अंजाम देने का फैसला किया था। तो हम थोड़ा सा 1928 से पहले का टाइम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, मतलब एग्जैक्टली 1928 का जो ईयर है उसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चल रहा था कि 1919 के जो गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स थे, माउंट फोर्ड रिफॉर्म्स हमने बात की थी जिसमें डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंशियल लेवल पर, और भी बहुत सारी चीज़ें XYZ इंट्रोड्यूस की गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो ख़त्म होने का टाइम था, 10 साल का जो पीरियड था, वो अब होने वाला था, ठीक है। और उसमें ये प्रोविज़न था कि जब एक्ट का टाइम पूरा होने का समय आ जाए, उसे लागू किए हुए 10 साल हो जाएंगे, तो एक कमीशन का अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए जो कि इस चीज़ को इवैल्यूएट करे या एनालाइज करे कि सरकार की जो गवर्नेंस एक्टिविटीज़ हैं या स्कीम्स हैं वो कितनी प्रोग्रेसिव रही और फर्दर फ्यूचर क्या होना चाहिए, किन लाइंस पर फर्दर डेवलपमेंट जो है वो की जानी चाहिए। इसी बात के लिए, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट किया गया जिसमें 7 मेंबर्स थे और सारे के सारे ब्रिटिश थे। इट वॉज ऑल वाइट मेंबर कमीशन। इसके हेड थे जॉन साइमन, ठीक है। और इसे नियुक्त करने वाले, अपॉइंट करने वाले इस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं स्टैनले बॉडविन, ठीक है। इसकी अनाउंसमेंट हुई थी 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927, with the objective to study of India, like to study whether India was ready for future reforms or not and on what further lines, ठीक है। और अब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या सोच है इस समय कि देखो, रिफॉर्म्स 1929 में पेंडिंग है। रिफॉर्म्स, अब हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो नया एक्ट लाना पड़ेगा। पहले 1909 में आया था, फिर 1919 में आया था, अब 1929 के जो रिफॉर्म्स है वो यहाँ पर ड्यू हैं। लेकिन इस समय ब्रिटिश में जो इंग्लैंड है वहाँ पर इलेक्शंस ड्यू हैं। अब यहाँ पर सोशलिज्म और जैसे हमने बात की थी कि नए नए पॉलिटिकल थिंकर्स आ चुके हैं यूरोप में, तो यहाँ पर एक तरफा कंजर्वेटिव पार्टी है जिसने ब्रिटिश की सरकार फॉर्म करके रखी हुई है, और दूसरी तरफ लेबर पार्टी है जो पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। तो ब्रिटेन में समय क्या चल रहा है, कंजर्वेटिव्स वर्सेस लेबर पार्टीज, ठीक है। तो कंजर्वेटिव पार्टी ने जो गवर्नमेंट फॉर्म करके रखी है, उस सरकार को लगा कि हम इन रिफॉर्म्स को फर्दर अच्छे से स्टडी करें, 1919 के जो रिफॉर्म्स हैं उनकी और उन्हें और गहराइयों से समझें और उन्हें और मतलब चेक करें कि उनका जो फेलियर है एक तरीके से, क्योंकि 1919 के रिफॉर्म्स को कहा जा रहा था कि ये फेल हो गए हैं। ऐसे कॉन्टिन्यूसली 2-3 कमीशंस आए थे जिन्होंने टाइम एंड अगेन ये कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये गलत किया, इंडिया में ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर का फेलियर है, क्यों क्राइसिस आ रहे हैं, ब्रिटिश सरकार की गलती है, कुछ और हो रहा है, क्यों हो रहा है, ब्रिटिश सरकार की गलती है। तो कंजर्वेटिव्स ये नहीं चाहते थे कि लेबर पार्टी के नियुक्त होते ही, फोर्स में आते ही, इंडिया जो एक इतनी महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाई वैल्यूएबल कॉलोनी है ब्रिटिश के लिए हर पर्सपेक्टिव से, वो उनके हाथ से चली जाए। इसीलिए इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पर 1919 के जो रिफॉर्म्स थे वो फेल हुए थे, और इन्हें फेल करने वाला कौन था, ब्रिटिश के ही द्वारा नियुक्त किया हुआ कमीशन। 3 अलग कमीशन इस समय आए थे। सबसे पहले ली कमीशन आया था। ली कमीशन जो था उसने ब्रिटिश सरकार को ये इस चीज़ पर गलत ठहराया कि ब्रिटिश सरकार जो है वो फेल हो गई है। उसने ब्रिटिश ऑफिसर्स को, ज़्यादातर ब्रिटिश ऑफिसर्स को इंडिया में नियुक्त नहीं किया। इट फेल्ड टू रिक्रूट इनफ ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया, फर्स्ट थिंग, इसलिए ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर प्रॉब्लम्स आई हैं। सेकेंडली, मडिमन कमीशन, इसने जो प्रोविंशियल लेवल पर जो डायरकी थी
डायरकी में हमने बात की थी रिजर्व लिस्ट दैट शुड बी हैंडल्ड बाय द गवर्नर एंड हिज काउंसिल, एंड द ट्रांसफर्ड लिस्ट जो कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लेजिस्लेचर के, स्टेट या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, वो हैंडल करने वाले। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो ये डायरकिक सिस्टम है इसमें डेडलॉक्स क्रिएट हो रहे हैं, और उसके लिए भी कौन जिम्मेवार है? ब्रिटिश जिम्मेवार है, तो उसकी भी इंक्वायरी चल रही थी। एंड लास्टली था लिनलिथ गो कमीशन, जिसने ब्रिटिश को ही गलत ठहराया था, और इसने इंक्वायर किया था रिगार्डिंग द क्राइसिस लीडिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर हर तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो घेराव में था। तो उन्होंने कहा कि हम जो है 1919 का जो एक्ट है उसे और डीपली अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, उसकी फेलियर को और ढंग से पढ़ लें, ताकि हम फ्यूचर में आने वाले रिफॉर्म्स को या जो भी हम काम करने वाले हैं उसमें हम प्रोग्रेसिव एक्शंस जो हैं या मेजर्स जो हैं उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकें। अब इस समय जो ब्रिटिश में मतलब स्टेट सेक्रेटरी फॉर इंडिया हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी के ही हैं, ठीक है, SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उनका नाम है लॉर्ड बर्किनहेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, लॉर्ड बर्किनहेड। अब लॉर्ड बर्किनहेड ने इंडियंस की जो ईगो थी उसे छेड़ दिया। क्या बोल के छेड़ा? उन्होंने कहा कि जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं वो मासेस को तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पूरे देश की आवाज़ बन रहे हैं, पॉलिटिकल एक्शंस को कंडक्ट करवा रहे हैं और अलग अलग सेक्शंस को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन वो इतने केपेबल नहीं हैं कि वो हिंदुस्तान को रूल करने के लिए एक प्रोग्रेसिव स्कीम बना सके या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं उन्हें फ्रेम कर सके। इसलिए हमें साइमन कमीशन को नियुक्त करना पड़ रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ से बहुत गुस्सा आया लोगों को, और यहाँ पर क्योंकि अब जो था वो मासेस इन्फ्लुएंस थे, रीजनल लेवल पर वर्कर्स और पेजेंट्री लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस आ चुकी थी, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद पैसिव फेज में चल रही थी, अब उसे लीड करने का वापस जो है वो मौका मिल गया है, ठीक है। और साथ में ही जो हमारे INC के लीडर्स हैं, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी में कि मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मर्स थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की सरकार बनाई, वो मोस्टली लॉयर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो मोस्टली एडवोकेट्स थे। तो वो सभी इकट्ठे हुए और लोगों ने क्या किया, जो रिफॉर्म्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था उसका जो दायित्व था वो ले लिया था। अब सब जो है अलग अलग लेवल पर जो है देश दुनिया के बाकी मतलब पूरी दुनिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको स्टडी करने में लग जाएंगे 1928 ऑनवर्ड्स, और फिर फाइनली हमारे देश का जो पूरा सिस्टम है आज तक का उसे फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस की यहाँ पर एक सेशन हुआ जो एनुअल सेशन था मद्रास में 1927, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग द प्रेसिडेंटशिप ऑफ MA अंसारी। ईयर है 1927 और महीना है दिसंबर का जिस समय एनुअल सेशन होता है INC का, और प्रेसिडेंट है MA अंसारी। और यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम हर हद तक जाकर और हर लेवल पर हर तरीके से हर फॉर्म में साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो पंडित नेहरू का जो हम बात करते हैं ना पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो 1929-30 में होगा, 1929 के रिफॉर्म में लागू किया, INC के लाहौर सेशन में अनाउंस किया जाएगा, उस रेजोल्यूशन को यहाँ पर पास कर लिया था। कौन सा ईयर है? 1927 सेशन है मद्रास का, प्रेसिडेंट है MA अंसारी, एंड पंडित नेहरू was succeeded in getting passed the resolution of having complete independence as the goal of Indian National Congress। अब यहाँ पर बाकी ग्रुप्स जो हैं, जो हमारे देश में बाकी लोग हैं, उनका क्या रवैया है, उनकी क्या विचारधारा है साइमन कमीशन को लेकर। कोई करेगा बॉयकॉट और कोई करेगा सरकार को कोऑपरेट और फेवर। तो इस समय 1927 में मुस्लिम लीग्स के 2 सेशंस हुए, जैसे मुस्लिम लीग के 2 सेशंस हुए, 2 ग्रुप्स हुए, और एक जो सेशन था वो कलकत्ता में हुआ और दूसरा सेशन लाहौर में हुआ। जो सेशन 1927 में मुस्लिम लीग का कलकत्ता में हुआ उसके प्रेसिडेंट रहे
जिन्ना, और जो हमारा लाहौर का सेशन था, दूसरा सेशन लाहौर का सेशन, उसके प्रेसिडेंट थे मोहम्मद शफ़ी। ठीक है, अब यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम लीग मेंबर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जिन्ना फेवर्ड द बॉयकॉट रेजोल्यूशन ऑफ आईएनसी अगेंस्ट साइमन कमीशन। उन्होंने कहा कि हम भी बॉयकॉट करेंगे, लेकिन मोहम्मद शफ़ी वाले गुट ने कहा कि हम नहीं करेंगे, हम सरकार को फेवर करेंगे। वहीं पर हिंदू महासभा के जो लिबरल्स थे उन्होंने भी आईएनसी का रेजोल्यूशन जो था बॉयकॉट करने का, उसे माना, एक्सेप्ट किया। लेकिन वहीं पर हमने जस्टिस पार्टी की बात करी थी, जस्टिस पार्टी मुडलियार की है, साउथ इंडिया की, मद्रास की, उसने कहा कि क्योंकि हम तो ऑलरेडी दुखी हैं, रीजनल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर हम दुखी हैं, तो वी आर गोइंग टू फेवर द गवर्नमेंट एंड वी आर गोइंग टू फेवर साइमन कमीशन। हो सकता है कुछ नया लाएं हम पर। ठीक है, आप देख रहे हैं कि लोगों का इन्फीरियोरिटी लेवल किस लेवल का है, कि पूरे देश के आईएनसी के लोग बोल रहे हैं, दुनिया बोल रही है कि हमें कोई क्यों रूल करे। बाहर से 7 लोगों को बुलाया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है या नहीं है, और उसमें एक तो इंडियंस को पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा है। वो मान रहे हैं, ब्रिटिश सरकार इस बात को मान के चल रही है कि हिंदुस्तान का एक भी आदमी उस कमीशन का मेंबर बनने के लायक ही नहीं है। they are incapable of being someone who can structure a concrete shape or scheme for constitutional reforms for its own country। बाहर से लोग आके बताएं कि हमें रिफॉर्म चाहिए या नहीं, बाहर से लोग आके बताएं कि हमें स्वराज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का SOS स्टेट सेक्रेटरी ये दिखा रहा है कि तुम इनकेपेबल हो, इसलिए हम लोगों को बुला रहे हैं। ठीक है, लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि ब्रिटेन में अपने लेवल पर इलेक्शंस होने वाले हैं, अपने लेवल पर पार्टीबाजी चल रही है, और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो उस कमीशन को अपॉइंट कर रहे हैं ताकि इंडिया उनके हाथ से लेबर पार्टी का सपोर्ट लेकर ना छूट जाए। ठीक है, और हमारे जो रीजनल लेवल के जो पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया है, जैसे कि जस्टिस पार्टी है या पंजाब के यूनियनिस्ट हैं, वो क्योंकि उन्हें अब यूनियनिस्ट हैं, वो ट्रेड यूनियनिस्ट है या पेजेंट्री क्लास है, उन्हें ऑलरेडी उनके ज़मींदारों से या लैंडलॉर्ड से प्रॉब्लम है। जस्टिस पार्टी को ब्राह्मण से प्रॉब्लम है, वहाँ पर ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण्स चल रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं समझ ही नहीं रहे हैं कि मुद्दा तो देश का है, तुम कहाँ अपनी 2 कम्युनिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक थर्ड पार्टी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर पब्लिक रिस्पॉन्स क्या था? तो साइमन कमीशन बॉम्बे पहुँचा 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, डेट है 3 फरवरी 1928, और पब्लिक ने अपने लेवल पर आकर खुद इस मूवमेंट का हिस्सा बनने की कोशिश की। स्पेशली जो सबसे एक बड़ा वर्ग जो सामने आया था वो था यूथ का, वो थे स्टूडेंट्स। ठीक है, जिन्होंने प्रोटेस्ट किए, काले झंडे पूरे मतलब हर जगह पे लहराए, स्लोगन्स जैसे कि गो बैक साइमन हम बार बार पढ़ते हैं, हड़ताल किए, डेमोन्स्ट्रेशंस किए। जहाँ जहाँ से साइमन कमीशन गुजर रहा था वहाँ वहाँ पर जनता जो थी ओपनली सामने आकर अलग अलग तरीक़ों से उन्हें अपना विरोध जो था वो दिखा रही थी। यहाँ पर यूथ पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छे लेवल पर उभर के आए, जिनमें यूथ के जो मेन लीडर्स थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, जिन्होंने पूरे देश में अलग अलग जगहों पर घूम के, ट्रैवल करके लोगों को संबोधित किया और इस मूवमेंट से जोड़ने की कोशिश की। ठीक है, अब यहाँ पर लोगों के बीच में, जनता के बीच में जो रेडिकल व्यूज़ थे सोशलिज्म के या फिर मिलिटेंसी एक्शंस जो कहीं ना कहीं हो रहे थे, तो सब जो थे अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट उभर के आ रहे थे और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पर जो नए ग्रुप्स थे जो इमर्ज हुए, जैसे हमने बात की 1926 की भगत सिंह की पार्टी पंजाब नौजवान भारत सभा, ये आई। दूसरी आई वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टीज जो कि रीजनल लेवल पर थी, और तीसरी, ये एक नया नाम है हमें पढ़ने के लिए, नाम है हिंदुस्तानी सेवा दल। ये कर्नाटका की पार्टी है, जिन्होंने, ये नए पार्टीज इमर्ज हुए और इन्होंने इस मूवमेंट का काफ़ी अच्छे लेवल पर जो था वो सपोर्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर अब सरकार ऑब्वियसली क्या करेगी? तो बाहर से मेहमान बुला के रखे हुए हैं, तुम्हें रिफॉर्म्स दें या ना दें वो बात करें या तुमसे लड़ें। तो लाठीचार्ज होने लगा। यहाँ पर जो सीनियर आईएनसी के लीडर्स थे, मेंबर्स थे,
उन्हें तक नहीं छोड़ा गया। लखनऊ में उस समय जीबी पंत और पंडित नेहरू क्या कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे थे और यूथ को के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया एंड दे वर बीटन ऑफ कम्प्लीटली। वहीं पर लाला लाजपत राय जी को अक्टूबर 1928 में उनके फॉलोअर्स और उनके ऊपर, जैसे हमने बात की, लाठी चार्ज हुआ और फाइनली उनकी चेस्ट पर एक्चुअली जो लाठियाँ लगी उसकी वजह से ही गॉट हॉस्पिटलाइज्ड एंड ही डाइड आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ, वी कैन से 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। अब इस कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या थी? इस कमीशन की रिपोर्ट आई, 2 वॉल्यूम रिपोर्ट थी, जो कि 1930 मई मंथ में 1930 में बाहर आई, ठीक है। लेकिन जब तक ये रिपोर्ट बाहर आती, देश में इतनी ज़्यादा गतिविधियां हो चुकी थी कि इस रिपोर्ट का कोई भी उद्देश्य, मतलब कोई भी एक वैल्यू जो थी वो रह ही नहीं गई थी। इट रिमेन्ड कम्प्लीटली इररेलेवेंट, क्योंकि 1930 में हम मई की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट बाहर आई है उतनी देर में 26 जनवरी को 1930 को आईएनसी ने पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया है, ठीक है। तो हमें नहीं चाहिए तुम्हारे रिफॉर्म्स, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी साइमन की रिपोर्ट, वी वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। यहाँ पर साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस थी डायरार्की को अबॉलिश करना। इंट्रोड्यूस कब हुई? 1919 में, प्रीलिम्स का क्वेश्चन। और अबॉलिश करने के लिए किसने कहा? साइमन कमीशन ने। रिपोर्ट आई मई 1930 को, ठीक है। अब इसी के बाद जब हम आगे 1935 का एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि डायरार्की को प्रोविंशियल लेवल पर अबॉलिश किया गया था और प्रोविंशियल लेवल पर कहा गया कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट कर देनी चाहिए एंड दे शुड रिमेन ऑटोनमस। ऑटोनमस का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नर है, प्रोविंशियल गवर्नर्स, उन्हें डिस्क्रिशनरी पावर देनी चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट से जूझने के लिए। साथ में ही शुड बी गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू प्रोटेक्ट डिफरेंट कम्युनिटीज और सेक्शंस ऑफ दिस कंट्री। सेकेंडली, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनमें सीट्स जो है उन्हें इंक्रीज कर देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल की बात आ गई, यहाँ पर उन्होंने फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन कर दिया, लेकिन ये नियर फ्यूचर में ऐसा होगा या नहीं वो पता नहीं था। अब यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर उन्होंने क्या कहा? सेंट्रल लेवल पर उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट है, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली एट सेंट्रल लेवल, उसे कोई भी सेपरेट अथॉरिटी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, गवर्नर जनरल जो है, हमारे जो वाइस रॉय हैं, उन्हें कंप्लीट पावर देनी चाहिए कि उनकी जो कैबिनेट है उसमें जो भी मेंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाइस रॉय की ही मतलब इच्छा से अपॉइंट होने चाहिए, उन्हीं की पसंद से। सेकेंडली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर हाई कोर्ट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो प्रोविंशियल लेवल पर जो हाई कोर्ट्स हैं हमारे उस समय देश के, उनका पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को फॉर्म करो कम्युनल ग्राउंड्स पर, जैसे कि ऑलरेडी 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम लीग के पास मुस्लिम्स के पास आ चुका था। 1919 में जनरल सिख और मुस्लिम्स के पास आ चुका था। तो इन्होंने भी फर्दर उसी चीज़ को कहा कि और कम्युनल ग्राउंड्स पर कलेश करो और कम्युनल ग्राउंड्स पर इलेक्टोरेट्स को लाओ और साथ ही में जो और सेक्शंस हैं और कम्युनिटीज़ हैं उन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट दो, मतलब पूरा तोड़ दो देश, ठीक है, कुछ ना बचे, हर कम्युनिटी को अलग अलग रिप्रेजेंट कर दो। पर साथ में वो अच्छे भी बन गए और साथ में उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, हिंदू मुस्लिम जो इलेक्टोरेट है वो तब तक रहना चाहिए जब तक हिंदू मुस्लिम्स की टेंशन जो है वो ख़त्म ना हो जाए, वो सॉर्ट ना हो जाए। अरे आप सॉर्ट होने तो दीजिए। साथ में उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है वो बिल्कुल मत दो, नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी फॉर एनीवन हियर, ठीक है। इट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म बट नॉट इन नियर फ्यूचर। वो जैसे ब्रिटिश की बात है ना कि ब्रिटिश चॉकलेट तो देगा, बोलेगा कि ये लो चॉकलेट, लेकिन कब आएगी पता नहीं है, ठीक है। साथ में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे सजेस्टेड और रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंसल्टेटिव काउंसिल फॉर ग्रेटर इंडिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ बड़े बड़े अक्षरों में कि कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया, इसका इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से भी हों और प्रिंसली स्टेट से भी हों, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस और बलूचिस्तान जो देश के दो अलग कोनों में बसे हुए हैं उन्हें लोकल लेजिस्लेचर दे दिया जाए, इंडिपेंडेंट लोकल लेजिस्लेचर, और सेंट्रल लेवल पर
सेंट्रल पार्लियामेंट जो हमारा है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, वहाँ पर उन्हें सेपरेटली रिप्रेजेंट होने का मौका दिया जाए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा बॉम्बे को सिंध से, सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए और इंडिया को बर्मा से अलग कर दिया जाए, क्योंकि ऑफिशियली अगर आप जोग्राफिकली देखोगे तो बर्मा जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता नहीं है, तो बर्मा को अलग कर दो, ठीक है। और साथ में इन्होंने ये भी चीज़ ऐड की कि जो इंडियन आर्मी है उसे कम्प्लीटली इंडियनाइज कर दिया जाए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी को इंडियनाइज कर दिया जाए, पर साथ में ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं उसे भी साथ में रिटेन किया जाना चाहिए। इस तरीके से जो हिंदुस्तान है वो फुली इक्विप्ड साइमन अंकल के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन मई 1930 तक, जब तक ये रिपोर्ट पब्लिश होती, ये रिपोर्ट सामने आती, इट बिकेम कम्प्लीटली इररेलेवेंट, क्योंकि देश का जो अब विस्तार था वो हमारे देश के लीडर्स ही करने वाले थे, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया आपको कि किस तरीके से आईएनसी वापस पॉलिटिकल मास एक्शन में आ चुका था, जो कि इतने समय से पैसिव मोशन में चल रहा था, और साथ में जो हमारे देश के जो लोग थे वो बर्किनहेड के चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके थे और अब ये बनाएंगे अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम नेहरू रिपोर्ट 1928, जो कि बड़े वाले नेहरू जी हैं, हमारे मोतीलाल नेहरू जी, उन्होंने बनाया है, मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले। थैंक यू सो मच।